देंगी, आखिर वो प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 3.2 का पहला नंबर सवाल और सीखते हैं ये सारी बातें ताकि एग्ज़ाम में बेहद ही अच्छा नंबर ला पा सके और एकदम गहराई से चीज़ों का अध्ययन कर सके, है कि नहीं। अब सवाल कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल किया कीजिए। भाई इसका मतलब रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, दो रैखिक समीकरण निकालने हैं और उन दोनों रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। आइए करते हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो ये रहा लड़कियों और ये रहा लड़का। अब पहले लड़का का संख्या पता होगा तभी तो लड़कियों की संख्या पता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बोला है लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है लड़की की संख्या, लड़का की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। तो अगर लड़का की संख्या 4 है तो इससे 4 अधिक लड़कियों की संख्या 8 होगी। जी हाँ या ना। अगर लड़का का संख्या 2 है तो ये लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। क्यों? क्योंकि 4 ज़्यादा है। मैं कहूँगा अगर लड़का की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है तो दोनों मिला के कितने बन रहे हैं मित्र? 10, यानी कि y + x = 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा, लड़कों की संख्या क्या है भाई? x और लड़कियों की संख्या y क्या है? इस x से 4 ज़्यादा। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज हियर। दो इक्वेशन आपको दिखे? जी हाँ दिखे। बस इसको कैसे लिखेंगे ये तो ठीक ही था। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो मैं कहूँगा माना कि लड़कों की बराबर x। जी हाँ बिल्कुल। एवं लड़कियों की संख्या बराबर y। बच्चों प्रश्न में ही दिया गया है कि भाई कुल बच्चे 10 हैं तो लड़के और लड़का की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। और ये आपका पहला इक्वेशन, मैं लिख ही देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा बोला है कि लड़कों की संख्या 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या y है, y से कितना? x 4 अधिक है। बिल्कुल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, मैं क्या कहूँगा, मेरे से पूछा गया है क्या कि भाई भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करे और संख्या ज्ञात करना है तो रैखिक युग्म समीकरण बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो मुझे तो भाई यहाँ पर विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रज गुणनखंड विधि की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे ग्राफीय विधि से हल करूँगा क्योंकि सवाल जैसे बोला है वैसे ही करूँगा, अपने से कुछ नहीं करना है बस। तो मेरे पास 2 इक्वेशन फाउंड हो गए। अब इन 2 इक्वेशनों को मुझे क्या करना है? इनके x की कुछ मान रखनी है और y का मान निकालना है। y का मान कुछ रखना है, x का मान निकालना है, दोनों रैखिक युग्मों का। उसके बाद हमें ग्राफ द्वारा इसको हल कर देना है। तो आइए करते हैं। अब देखिए, एक समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। मैं यहाँ पे एक बक्सा बना देता हूँ और थोड़ा सा देखना, बक्सा मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये x है, ये y है। बच्चों देखो, x का मान अगर मैं 1 रखूँ तो y का मान कितना आएगा? सर अगर x + y बराबर 10 है, x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आएगा? y का मान आएगा 10 - 1, यानी कि सर 9। बिल्कुल सर अगर x का मान मैं 2 रखूं तो सर x + y बराबर 10 होता है, यानी कि 2 + y बराबर 10, यानी कि y बराबर 10 - 2, यानी कि y बराबर 8। सर y का मान 2 रखो और x का मान 2 रखो तो y कितना आ जाएगा? 8। बस मुझे 2 ही चाहिए थे क्योंकि कम से कम 2 हल आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे, दूसरे इक्वेशन में मैं देखूं तो दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 4 आता है, और अगर y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू -4 आएगी। लेकिन सब प्लस में है तो मैं क्या करता हूँ ना, x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। जी हाँ, x की वैल्यू 1 रखो तो 1 और 4 5, y की वैल्यू 5। मेरे पास 2 इक्वेशन के हल निकल के आ गए। बस इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो मैं यहाँ नहीं यहाँ कर रहा हूँ, गौर से देखना। बस इसके नीचे आपको बनाना है ऐसा ग्राफ। आपको पता होना चाहिए
खड़ी रेखा वाई एक्सिस कहलाती है और सोई हुई रेखा एक्स एक्सिस कहलाती है, हाँ या ना। और उसमें भी दाईं तरफ हम प्लस को लेते हैं और ऊपर की तरफ प्लस को लेते हैं और बाईं तरफ हम माइनस को लेते हैं और नीचे की तरफ हम माइनस को लेते हैं, है कि नहीं। वही वाई डैश और ये एक्स डैश। मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से इसे दर्शाता हूँ। ये मूल बिंदु है। सवाल आ सकता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0 0 कहेंगे, जहाँ एक्स भी 0 और वाई भी 0। दाईं तरफ धनात्मक चिन्ह होंगी, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का, थोड़ा सा दिख रहा होगा, बहुत अच्छा। प्लस का 1, प्लस का 2, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। देखो y का मान 9 तक है हाईएस्ट, तो चलो भाई 9 तक ही तुम्हें बनानी होंगी। तो 9 तक बनानी है तो थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर खींच देता हूँ और ये रहा प्लस का 9 और ये y एक्सिस। x का तो 2 ही तक है और माइनस में है ही नहीं, तो फिर माइनस का 1 और यहाँ भी माइनस का 1 लिख देता हूँ, कोई उतना ये नहीं इशू नहीं है। अब इसको देखिए, यहाँ पर 1 1 और 1 9 है। यहाँ 1 हल 1 x का मान और 9 y का मान। x के मान को भुज भी कहते हैं, y के मान को कोटि भी कहते हैं, ये याद रखना। तो x है 1, y है 9, तो x हो गया आपका 1 यहाँ पे, y 9 यहाँ पे, यानी कि कुछ यहाँ पे आपका कुछ कुछ यहाँ पे आपका बन रहा है वो बिंदु। अब दूसरा देखें तो 2x और y 8, तो x का मान 2 और y का मान 8। यहाँ पे देखता हूँ मैं ज़रा, x y का मान यहाँ पे 2 8। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ से आपको एक सीधी रेखा खींच देनी है पहले ही। चलो सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है। और ये रेखा किस समीकरण की है, तो ये रेखा x + y बराबर में 10 समीकरण की है। अब दूसरी समीकरण का हल देखें तो 0,4 है, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 0 यहाँ, y की वैल्यू 4 यहाँ, इस बिंदु पे ये 0,4 हुआ। दूसरा बिंदु देखिएगा तो x के मान 1 और y की मान 5, तो x का मान 1 और y की मान 5, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, हाँ या ना। जी सर, यहीं पे आ रहा है, ये लो यहाँ पे, तो ऐसा मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया आपका 1 और 5। बस अब इन दोनों बिंदुओं को आराम से मिलाना है। चलो मिल जाओ भाई, मिल जाओ, ऐसे मिलेगा, है कि नहीं। कहीं पर कटी, जी हाँ यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे कुछ बिंदु बनेंगी x y की, जी हाँ बनेंगी। वो बिंदु क्या है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वह बिंदु अपन लोगों का 3 3 और 7 है। कितना है, 3 और 7, यानी कि बच्चों x का मान 3 और y का मान कितना हो गया, 7। अगर x का मान 3 y का मान 7, तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले को देखूं तो x मैंने लड़कों की संख्या को डिनोट किया था, तो लड़कों की संख्या हो गई आपकी 7 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाए, सॉरी, लड़कों की संख्या कितनी हो गई आपकी 3 और लड़कियों की संख्या y था, तो कितनी हो जाएगी 7। अब मैं यह देखना चाहूँ कि मेरा इक्वेशन सही है कि नहीं, बस तुम्हें 3 और 7 को देखना है और इस इक्वेशन में डाल देना है। x का मान 3, y का मान 7, दोनों मिला के 10 आ रहा है। जी हाँ, मेरा इक्वेशन बिल्कुल सही है और इनका ग्राफ भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार आप प्रश्न 1 जो कि प्रश्नावली 3.2 का है वह हल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, गहराई से समझिए, बैक कर करके समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया। तो भाई पहले एक पेंसिल का और एक कलम का मूल्य हमें पता होना चाहिए, तभी तो मैं उस एक पेंसिल के मूल्य में 5 से गुना करूँगा और एक कलम के मूल्य में 7 से गुना करूँगा, तो कुल मिला के 50 रुपया आएगा। उसी प्रकार मैं 7 पेंसिल के कुल मूल्य और 5 कलमों के कुल मूल्य को मैं मिलाऊंगा और मिलाने के बाद उनके मूल्यों को मिलाने के बाद 46 रुपये आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे मानना पड़ेगा और मानना कि कहना पड़ेगा कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या है। तो आप कहिएगा माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या है भैया, तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर मैं इस बार ले लेता हूँ A रुपया, ठीक है। अब उसी प्रकार एक कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो हम सीख रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें हमें 2 चरों का उपयोग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ B रुपया,
ठीक है। अब प्रश्न से पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 गुने 1 पेंसिल का मूल्य, जी हाँ सर, जमा में 7 गुने 1 कलम का मूल्य, जी सर। सर आपको कैसे पता? पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा। ये कितने के बराबर है सर? 50 रुपये, मात्र 50 रुपया। तो 5 गुने 1 पेंसिल का मूल्य तो सर ए है, यानी कि ए, जोड़ में 7 गुने 1 कलम का मूल्य बी है, यानी कि बी, बराबर में कितने? 50। इस प्रकार अगर देखा जाए मित्रों तो 5a + 7b बराबर में 50 एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज हेयर। हमारी पहली समीकरण यहाँ पे मौजूद है, पहला रैखिक युग्म में पहली रैखिक समीकरण यहाँ पे मौजूद है, वो भी 2 चर वाला। अब दूसरी पॉइंट को अगर देखें तो 5 कलमों और 7 पेंसिल दिया है। मैं कहूँगा इसी प्रकार मित्रों 7 पेंसिल यानी कि पेंसिल हुआ हो गया 7 गुना में ए और 5 कलम 5 गुना में बी बराबर में 46 रुपया, यानी कि 7a + 5b बराबर में 46। देखो ना, 7 पेंसिल है तो 1 पेंसिल का ए तो 7 का 7a, 5 कलम तो 1 कलम का बी तो 5 कलम का 5 भी 46 रुपया। हेयर इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। बस हमें तो ग्राफीय विधि से हल करना है, तो यहीं पर इसका बात फाइनल करते हैं बच्चों। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ भी लिखेंगे x और यहाँ भी लिखेंगे y। अब तुम हमको कहोगे कि सर xy क्यों लिखे? जी हाँ, xy क्यों लिखे? तुम्हें गुमराह करने के लिए। बच्चों यहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण ए बी में है, तो तुम्हें यहाँ xy नहीं देना, तुम्हें क्या देना है? ए बी। क्या देना है? ए बी। तो अगर xy देते हो तो गलत हो जाएगा। अब a का मान कुछ रखेंगे, b कुछ निकलेगा, a का मान कुछ रखेंगे, b कुछ निकलेगा, तो मुझे 2 ही चाहिए। तो मैं देखता हूँ, देखो बच्चों 5a + 7b बराबर 50 है। तो अगर मैं a का मान 3 रख रहा हूँ, आपको पूछोगे कि भाई सर आप 3 ही क्यों रख रहे हो? मैं बताता हूँ। तो 5 × 15, अब ये 15 उधर जाके 50 में घटेगा और 7b बराबर 35 हो जाएंगी और b बराबर 35/7, यानी कि b बराबर कितनी आ जाएंगी? 5। बस इसीलिए मैंने 3 रखा, क्योंकि यह एक आसान नंबर आ जाए। तो अगर a का मान 3 रखे हैं तो b कितना आया है सर? 5 आया है। बिल्कुल सही सर। सर अगर a का मान 3 रखने पर b 5 आया है तो कोई और ऑप्शन है क्या? अगर सर यहाँ पर -3 रख दूँ या 0 रख दूँ, देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, ये इसका मैं नहीं बना रहा हूँ, इसका बना रहा हूँ, तो 0 रखने पर यह 7b बराबर 50 होगा, जो कि नहीं कटेगा, तो वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसे मान को लिखना है या ऐसे मान रखना है जो पूरा पूरी उसे काट दे। अब पूरा पूरी काटने के लिए यहाँ पर अगर मैं 3 लिया हूँ तो -3 एक बार ले लूँ, चलो यहाँ -3 लूँगा तो ये -15 हो जाएगा। अब -15 हो जाएगा तो इधर +15, ये हो जाएगा 65। 7 से 65 नहीं कट रही, तो क्या कटेगी? 7 से 70 कटेंगी। तो 70 बनाने के लिए यहाँ पर 20 आना चाहिए। यहाँ पर a की जगह अगर -4 रख दूँ, क्या रख दूँ? a की जगह अगर मैं -4 रख दूँ तो यहाँ पे -20 आएगा। अब -20 आएगा, उधर जाएगा तो +20, जी हाँ, और ये कितना हो जाएगा? 70, जी हाँ, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 70/7, और ये b कितना आ जाएगा? 10। बस यही तो हमें करना है। b के जगह पर रखेंगे, a के जगह पर रखेंगे -4, b आ गया 10। ये कैसे किए? ऐसे किए, ठीक है। अब इसमें देखें तो अगर a के जगह कितना रखें कि भाई वो b से पूरा पूरी कटे, या b के जगह कितना रखे कुछ कि वह a से पूरा पूरी कटे, कुछ हमें ऐसा देखना है। तो इसको करने के लिए मैं अगर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर आप 1 रख रहे हैं तो 46 में से 1 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 7 उधर जाएगा। अब 46 में से 1 को घटाएंगे, 7 उधर जाएगा, तो 46 में से 7 को घटाना है, यानी कि 39 हो जाएगा, और 39 को बटा में 5 नहीं कटेगा। तो फिर हमने क्या किया? अगर मैं देखूं
काटने लायक यहाँ पर तो कुछ बच ही नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 8 रख के, ए की जगह कितना 8, ए की जगह 8 रखेंगे तो ये 56, 46 में से 56 को घटा सकते हैं। मैं ऐसे क्यों सोच पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। आपको भी प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई सवाल आपसे बनने वाला है नहीं। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें गलतियाँ करनी होती है। और जैसे मैं अभी देखो आप ही की तरह मैं यह सोच कर करता हूँ कि भाई ए कितना होगा, बी कितना होगा, ए का मान मैं डायरेक्ट मैं लगा सकता था कि भाई यहाँ पे -4 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, आराम से बनेगा। लेकिन मैंने आपके अंदर वो बुद्धि, वो सोचन शक्ति निकाली कि भाई जब तुम फंसोगे तो क्या करना। तो बस मुझे ऑड लेना है, ऑड नहीं लेना है, बस मुझे एक ऐसा लेना है जो सिंपल हो। तो मैंने देखा कि ए की जगह मैं अगर यहाँ पे 8 रखूँगा, कितना रखूँगा 8, तो क्या होगा मित्रों? तो सर 8 7 56, तो 5b बराबर 46 माइनस 56, और 5b बराबर 46 में से 56 गया माइनस का 10। देखो गौर से देखो, 8 7 56 उधर जाएगा तो माइनस का, अब b बराबर आ गया सर माइनस का 2, क्योंकि 10 बटा में 5 आ जाएगा। तो ये इजी था। तो a का मान 8 और b का मान माइनस का 2 मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई एक और ऐसी संख्या खोजेंगे जो इसको एकदम अच्छा वाला अंक दे, ऑड नहीं दे, बट्टा वाला नहीं दे, क्योंकि हमें ग्राफ पर बट्टा वाला थोड़ा सा बनाने में समय लगता है कि नहीं। तो चलो देखते हैं और क्या मिल सकता है हमें। अगर और खोजने की बात है तो क्या 46 में से मुझे कितना घटाना चाहिए कि मान लीजिए 21 आए? कोई मुझे बताएगा? तो सर आप ना 25 को घटाओ तो 21 आपको आ जाएगा। तो बस तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं ए का मान नहीं, बी का मान देखूं, 7a + 5b बराबर में 46 है। तो b का मान अगर मैं, गौर से सुनना, b का मान अगर मैं 5 रख दूं, a और b में किसी का भी मान आप रख सकते हैं। तो 7a जोड़ 25 बराबर में 46, और 7a बराबर 46 माइनस 25, और 7a बराबर 46 में से 25 गया 21, और a का मान आ गया 3। मैंने यहाँ a की जगह रखा और इसमें मैंने b की जगह रखा, क्योंकि मुझे सहूलियत दिखा। आपको भी चेक करते रहना है कि भाई कौन सी संख्या से आपकी आंसर सिंपल सा आएगा। तो देखो बच्चों, मैंने b के जगह 5 रखा तो a कितना आ गया 3। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखो मेरे पास 2 हल आ गए, बस मुझे ग्राफ बनाने की देरी है। अब आइए ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर की ओर लिख देता हूँ। यहाँ a बराबर 3 आ गया है, इस चीज़ को देखिए। और b का मान मैंने कितना रखा है 5, और यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा। चलो अब ग्राफ मैं इधर को बना देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो इतना बात तो आप उतार लिए होंगे या आप कॉपी में नोट कर लो। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, वीडियो को पीछे करके देख लेना। अब यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के कदम में मैं आपको बताया था कि सोई हुई रेखा क्या कहलाती है बच्चों? सोई हुई रेखा कहलाती है एक्स एक्सिस, और उठी हुई रेखा कहलाती है वाई एक्सिस। दाएं की ओर ये तो भाई मूल बिंदु है, नियामक 0 0 हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार आता है। +2 +3 दाईं ओर प्लस की खेल चलेगी। अब x देखो, यहाँ पर x है तो मैं ए बी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं ए बी ले लेता हूँ, इसको ए एक्सिस ले लेता हूँ, इसको बी एक्सिस ले लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? लो ले ही लेता हूँ। इसको आप ए एक्सिस ले लो, इसको आप बी एक्सिस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए बी है तो ए बी में ही ले लेते हैं। अब +6 +7 +8, ए का मान अधिकतम 8 तक गया है और माइनस में भी आया है। तो -1 -2 -3 -4। यहाँ देखो -1 -2, बी का मान -2 तक है तो -2 ही तक रहने देता हूँ। -3 तक ले सकते हैं, और इधर भी +1 +2, बी का मान 5 तक गया, 10 तक गया है बच्चों। +3 +4, यहाँ देखो +5 +6, और ये आगे की तरफ बढ़ती रहेगी और कहेगी ना हम ना रुकबे, है कि नहीं, मेरी मर्जी। ये +10, ये +11। चलो अब हम करते हैं नंबर को डिफाइन कि ये कहाँ है। पहला है 3 5। जी हाँ, पहला है 3, 5, x का मान 3, y का मान 5। x को कोटि कहते हैं कि भुज कहते हैं? सर x को भुज कहते हैं। कोटि किसको कहते हैं? सर y को। तो यहाँ पर कोटि कौन है? 5। x क्या है? 3। भुज क्या है? 3। तो x 3 y 5। x 3 ये रहा,
मैं थोड़ा सा इधर x3 ये रहा, तो x3 ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगी और 5 जहाँ दिखेगी वहाँ पर ये रुक जाएगी, यानी कि ये वाली बिंदु। अब ये वाली बिंदु हो गई तो मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों। ये वाली बिंदु क्या कहलाएंगी? 3,5। और इसी के साथ है -4,10, a -4 और y 10, सॉरी b 10, यानी कि x -4 और y कितना? 10। यहाँ मैं अगर x मानता तो यहाँ x -4, y मानता तो y 10। मैंने यहाँ a माना तो a -4, b कितना है? 10। अब देखो यहाँ पर -4,10, तो -4 कहाँ है अपन का सर? x का -4 यहाँ है। कोई यहाँ का x नहीं देगा क्योंकि भाई ये a है, तो a पर का ही -4 देखूंगा। और 10 कहाँ है सर? 10 यहाँ पर है, तो ये कुछ जाके ऐसे करेगा यहाँ पे, और ये 10 ऐसे जाएगी यहाँ पे। थोड़ी सी जगह की कमी है, माफ़ कीजिएगा। और ये कितना बन जाएगा बच्चों? ये आपका बन जाएगा -4,10। अब दोनों रेखाओं को मिलाने की बारी है। आई मिलन की रात रे मितबा, थोड़ा सा मिलाने में देखता हूँ। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ पेपर पर ये सभी बनते हैं, आपको ग्राफ पेपर का यूज़ करना है मित्रों। चलो आगे की तरफ गई, ये इसको मिला रही, ठीक ना। तो दूसरा देखें तो 8, -2, a का मान 8, b का मान -2। a का मान 8 ये रहा, b का मान -2 ये रहा, यानी कि यहाँ पे 8, -2। फिर a का मान 3, b का मान 5, a का मान 3 किधर है? a का मान 3 किधर है? a का मान 3 इधर है, b का मान 5 इधर है। ओ भाई 3, 5 तो दोनों में सेम ही है, तो क्या 3, 5 ही आंसर है? क्या पेंसिल का मूल्य 3 है? क्या कलम का मूल्य 5 है? जी हाँ। अब हमें ग्राफ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, हम तो यहीं से देख लिए कि दोनों में ये कॉमन है तो यही आंसर होगी। लेकिन देख पा रहे हैं मित्रों, इसको यहाँ से, अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे 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 काट दिया। कटान बिंदु 3,5 हुई, यानी कि ये x बराबर हो गई 3 और y बराबर हो गई 5। x और y तो हमने ली नहीं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a बराबर 3, b बराबर 5। अब a का मान 3 यानी कि पेंसिल का मान हो गया 3, b का मान 5 यानी कि कलम का मान हो गया 5। कैसे पता किए? ग्राफीय विधि से। अब क्या मेरा सही है या गलत ये देखना है, तो बस यहाँ पर देखिए, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, तो 15 रुपया हो गया किसका मूल्य? पेंसिल का मूल्य। b बराबर 5 है, b क्या है? कलम का मूल्य। तो एक कलम का मूल्य कितना है? 5, तो 7 5 35, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना रहे? 50। यहाँ भी देखें तो 7 21 और 5 5 25, 21 25 46। जी हाँ, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। और आपको इसी प्रकार ग्राफीय विधि से हल करना है, और ऐसे ही पैटर्न में। ये क्या है? रफ है। यहाँ पे बहुत अच्छी सी बातें बताई गई हैं। ग्राफ कॉपी पर एकदम सटीक कटेगी, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई तुम लाइक दबाओ यार, दोस्तों को भी भेजो। क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं बन रहे? कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा, आप जो कर सकते हैं, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्वेश्चन पे, यानी कि सवाल नंबर 2, और वो बहुत ही अच्छा है भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों प्राप्त होंगे एग्जाम के टॉपिक से। तो सवाल नंबर 2 बहुत प्यारा सा। अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए। किन समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या असमपाती है? देखिए, अगर ये बातें आपको पता नहीं होती जो मैं अभी बताऊंगा, तब आप ऐसे सवालों को कैसे करते हैं? आप इन सवालों में x का मान डालकर y का मान निकालते, और जब x का मान डालकर y का मान निकालते तो 2 हल पाते, जैसा कि हमने पहला सवाल में किया। उसके बाद ग्राफ बनाते, और ग्राफ बनाने के बाद देखते अगर रेखाएं कुछ इस प्रकार है तो प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं कुछ इस प्रकार है तो समांतर है, और रेखाएं कुछ एक के ऊपर एक इस प्रकार है तो समपाती है। जी हाँ, ये प्रतिच्छेदी कहलाती हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, और ये समपाती हैं। अब बच्चों, दोस्तों, मित्रों, प्रतिच्छेदी रेखा बिना ग्राफीय विधि हल किए हम आराम से पता कर सकते हैं। कैसे? बस हमें 2 समीकरण युग्म के x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद पता होना चाहिए। क्या बोल दिए आप? x का गुणांक a, y का गुणांक b, c का गुणांक, सॉरी c तो अचर पद है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए
दोनों समीकरणों में पहला समीकरण में x का गुणांक a1, b1 और c1, दूसरे समीकरण का a2, b2, c2। अगर ये तीनों को देखें तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 का अनुपात बराबर ना हो, तब हम कह देंगे कि भाई इसकी जो हल होंगी ग्राफीय विधि से, जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को काटेंगी और काटने के बाद प्रतिच्छेदी रेखा देंगी जो एक ही बिंदु पर कटेंगी। और एक बिंदु पर जैसे ही कटेंगी तो हल तो आया, एक हल आया या अनेक हल आया, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हल तो आया। अगर हल नहीं आता तो थोड़ी दिक्कत होती। तो यहाँ पे हल आया, इसीलिए मैं इसे क्या कहूँगा, संगत। और इनके केवल कितने हल होंगे, तो केवल व केवल एक हल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही बिंदु पर कट रही है। केवल व केवल एक हल। यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। समांतर रेखाएं प्राप्त करने के लिए आपको दोनों रैखिक समीकरण के युग्म के जो गुणांक हैं उसको जब भाग देंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो यहाँ पर a1/a2 तो बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन b1/b2 और c1/c2 आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। किसके? दो रैखिक समीकरण युग्म के। यानी कि बिना ग्राफीय विधि हम बता सकते हैं, बिना ग्राफीय विधि हल किए कि रेखाएं समांतर कब होंगी। अब बच्चों रेखाएं समांतर होंगी यानी कि ये कहीं नहीं कटेंगी, रेल की पटरी की तरह चलेंगी। तो कहीं नहीं कटेंगी इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो यह असंगत होंगी। इसे मैं क्या कहूँगा, असंगत। और साथ में कितनी हल, तो सर कोई हल नहीं। यानी कि क्या x और y का मान नहीं निकलेगा? जी हाँ सर, नहीं निकलेगा। संपाती देखिए सर, एक के ऊपर एक है, इसका मतलब इसके पास तो बहुत सारा हल होगा। देखना जरा, एक रेखा ये है और इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा लेटी हुई है, तो यहाँ 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 ये सारी बिंदुएं तो दोनों रेखाओं पर है। यानी कि दोनों रेखाओं से ये सारी बिंदुएं कट रही हैं, यानी कि ये सारी बिंदुएं हल होंगी। तो ऐसे में तो अनंत हल होंगी। तो यहाँ से हमें तो पता चल गया कि हल कितनी होंगी, अपरिमित रूप से अनेक या अनंत हल होंगी। साथ में हल तो होंगी। अब जिसका हल होता है उसे तो हम संगत कहते हैं, तो ये संगत होंगी। अब बात आती है कि इन दोनों रैखिक समीकरणों का युग्म अगर संपाती रेखाएं बन रही है तो क्या होंगी, तो वो होंगी a1/a2 बराबर b1/b2 और वो होंगी c1/c2 के बराबर। सर समझ नहीं आ रहा है कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है। बच्चों a1, a2, b1, b2, c1, c2 इन दोनों रैखिक समीकरण के x, y के गुणांक हैं। आइए हल करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे सवाल पूछा है कि बताओ भाई ये आपके पास रैखिक समीकरण है, युग्म है, अब इनमें आपको बताओ कि भाई ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगी कि समांतर या संपाती। तो मैं कहूँगा कि भाई देखिए, दिया तो है हमारे पास ये समीकरण, तो मैं लिखूँगा दिया है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ अगर समीकरण एक को देखें तो a1 बराबर 5, b1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -4 और c1 बराबर हो जाएगा 8। a2 की बात करें तो वो 7, b2 की बात करें तो +6 और c2 की बात करें तो -9। अगर तुलना किया जाए बच्चों a1/a2 का तो 5/7, b1/b2 का तुलना किया जाए तो -4/6, इसको काटने पर -2/3 और c1/c2 का तुलना किया जाए तो 8/9। अब आप हमको बताइए ये और ये क्या तीनों आपस में बराबर है? नहीं। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं। इसका मतलब सर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। चूंकि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि सर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी है। इसका यह मतलब है कि रैखिक समीकरण के युग्म क्या है बच्चों? प्रतिच्छेदी। अतः दिए गए, आपको ऐसे लिखने हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म, या ऐसे लिख सकते हैं, अतः दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की रेखाएं क्या है बच्चों?
प्रतिच्छेदी हैं। अब सवाल ऐसे पूछ भी सकता है, सवाल कैसे पूछेगा, पूरा चेंज कर देगा, कहेगा आपके पास दो रैखिक समीकरण युग्म हैं, इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म को देखिए, ताकिए, झांकिए, विश्लेषण कीजिए और बताइए कि ये संपाती है कि नहीं। तो फिर से मुझे यही कांड करना पड़ेगा और ये काम करने के बाद दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को देखेंगे, प्रतिच्छेदी होगी तो कहेंगे संगत है, प्रतिच्छेदी नहीं होती, समांतर होती तो कहते संगत नहीं है। इस प्रकार हम बना सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले आप ट्राई करके हमें बताओ कि क्या आपका आंसर सही आया कि नहीं। और ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको आप उतार ही लो और कैसे मैंने बताया, वीडियो को पीछे कर करके लगातार देखा करो कि भाई क्या है, कैसे हुआ, कहाँ से आया। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आइए हम जिस जंग पर हैं उस जंग का खात्मा करते हैं, सवाल का करते हैं पोस्टमार्टम। सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार से दिया है और पूछा है कि भाई रेखाएं क्या होंगी। तो मैं बहुत चुपके से कहूँगा कि थम के बरस, नहीं, दिया है 9x + 3y + 12 = में 0 समीकरण 1 और 18x + 6y + 24 ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का दूसरा रूप। यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, a = 9, b = +3 और c = 12। देखिए ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। तो a1 लिख देता हूँ, b1 लिख लेता हूँ, c1 लिख लेता हूँ। ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है कि नहीं। तो a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24। कभी कभार क्या होगा कि 9x + 3y बराबर में -12 दे देगा, तभी कोई दिक्कत नहीं, हम c2 को -12 भी कह सकते हैं या इधर ला के c1 को -12 भी कह सकते हैं या इधर ला के +12 भी उसको बना सकते हैं। भाग करने वक्त दोनों सेम हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ आपको दिख रहा है, तुलना करने पर मैं कहूँगा कि अब a1/a2 यानी कि 9/18 यानी कि 1/2, सर b1/b2 यानी कि सर 3/6 यानी कि 1/2। देखो b का मान 3 है, b1 का, और b2 का मान 6। सर c1/c2 12/24 और ये क्या हो जाएगा सर 1/, ओरी दो सर तीनों बराबर है। अच्छा मैंने ये मिठा दिया, आप पीछे कर करके देखते रहना, मुझे तो पता है। अरे दादा तीनों बराबर हैं, तो कहेंगे इसके नीचे आप लिखिएगा, इसके नीचे आप क्या लिखेगा, चूँकि सर a1/a2 बराबर है सर b1/b2 के और सर जी वो बराबर है c1/c2 के। तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा होता है कुछ इस प्रकार की रेखाएं के लिए। ग्राफ में जब इस प्रकार की रेखाएं बनती हैं एक के ऊपर एक, तब जाके हमें कुछ इस प्रकार की अनुपात का तुलना देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं अतः रेखाएं क्या हैं मित्रों, तो रेखाएं जो हैं वो समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसके हल संगत है या असंगत, कमेंट में बताना। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। साथ ही यहीं पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मुझे किताब को देखना पड़ेगा। तो 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 और साथ में एक और क्या था, 2x - y + 9। तो 2x - y + 9 बराबर में 0। मित्रों देखिए, कहेंगे दिया है, समीकरण दोनों दिया गया है, 2x - y + 9 = 0, स्वाहा। यहाँ बच्चों a1 कितना है, अब तो आप समझ गए होंगे a1 क्या है, a2 क्या है। तो a1 क्या है 6, b1 क्या है सर 3, c1 क्या है सर 10। क्या मैंने सही लिखा, नहीं सही लिखा। यहाँ देखो b1 सर -3 है, तो बच्चों गलती हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के गलती किया। अब a2 क्या है 2, b2 क्या है y, c2 क्या है भाई 9। अब बताओ कहीं मैंने गलत किया, नहीं सर बिल्कुल नहीं। गधो y के आगे माइनस है। अब देखिए तुलना करने पर a1/a2, b1/b2, c1/c2 को देखिए गुरुजी। a1/a2 6/2 हो जाएगा यानी कि 3, b1/b2 -3/-1। मैंने यहाँ b2 -1 लिखा, कोई मुझे बताएगा कि सर यहाँ पर y क्यों लिखे थे। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। y का गुणांक कितना है सर,
माइनस है सिर्फ, यानी कि एक है जो कि दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो ये हो जाएगी बच्चों 3, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगी 3, और C1/C2 बच्चों 10/9 है, यानी कि ये, अरे दादा सर A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, गद्दारी कर दिया सर जी। बराबर हो जाता तो हम जस्ट ये कहते हैं समपाती रेखाएं, अभी बराबर नहीं है, खोजना पड़ेगा। खोजना नहीं पड़ेगा, जब A1/A2 और B1/B2 का अनुपात बराबर हो और C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं हो B1/B2 के अनुपात से, तो ऐसी स्थिति में जो हल आती हैं, जो रेखाएं बनती है, वो रेखाएं रेल की पटरी की तरह बनती हैं, और रेल की पटरी की जैसी रेखाएं समांतर होती हैं, जिनके कोई हल नहीं होता, और जिसका कोई हल नहीं उसे हम असंगत कहेंगे। ठीक है, अतः रेखाएं कैसे हैं मित्रों? अतः रेखाएं समांतर हैं। सवाल पूछ दे संगत हैं कि नहीं, तो हम कहेंगे नहीं। सवाल पूछ दे कितने हल आएंगे, सर एक को नहीं, चुरुआ भर भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और उसका भी करते हैं पोस्टमार्टम। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, कह रहा है संगत और असंगत बताएं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही बता दिया। तो क्या यह खुद से आप नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखिए, उसके बाद मेरी वीडियो देखिए। करो कॉपी पे, तब तक मैं रुका हूँ, करो। देखो 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। देखो अगर खुद से नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। प्रैक्टिस मैथ्स में होनी चाहिए और सेल्फ स्टडी के तौर पर होनी चाहिए। सर जो बताएंगे वो सर के ही पास रहेंगी। अगर तुम चाहते हो कि मुझे कुछ समझ में आए, तो तुम दूसरे बच्चों को एक्सप्लेन करना सीखो कि भाई मैं अगर समझना चाहता हूँ तो मैं उसी चीज़ को दूसरे बच्चों को समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे तुम्हारी सीख बढ़ेगी और तुम सदा सदा के लिए तुम्हें ये चीज़ याद रहेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ भाई हल, और हल में मैं कहूँगा दिया है, और अपन को क्या दिया है ये तुम्हें भी पता है। अब तो अपन इतने परिपक्व हो गए हैं कि डायरेक्ट कहेंगे कि भाई A1 कितना है, 3 दिया है, तो चलो लिखिए लेते हैं। परीक्षा में हमको अच्छा से लिखना होता है, क्योंकि परीक्षा में अगर अच्छा से नहीं लिखिएगा तो फिर सर जी अच्छा से नंबर नहीं देगा, फिर पापा अच्छा से पीटेंगे। अब देखिए यहाँ बच्चों A1 = 3, B1 = -2, C1 = 5, या C1 को मैं इधर भी ला सकता हूँ और वही सही रहेगा। बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x + 2y - 5 = 0। अब मैंने जो यहाँ पर लिखा, क्या बिल्कुल सही लिखा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ A1 3 है और B कितना है, -2। मैंने जानबूझ के -2 लिखा, क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिले कि आप भी गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे B +2 है, तो बच्चों +2 लगाओ ना, है कि नहीं? ध्यान दो, इधर उधर मत रहो। पीना है पानी तो पी के फिर बैठो। बच्चों C1 कितना है, तो -5 ले लेते हैं इधर लाकर। सेम इसको ऐसे बना लेते हैं। बच्चों एक बात और हमेशा याद रखना, कोई भी आपसे पूछे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है A1x + B1y + C = 0, और A2x + B2y + C1 है C2 = 0, जहाँ A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सभी वास्तविक संख्याएं होती है। इनके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखने का मतलब √3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 कुछ भी बटा कुछ भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये व्यापक रूप याद रखिएगा, और ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। A1 = 3, B1 = +2, C1 = -5, A2 कितना है, A2 है 2, B2 कितना है, -3, C2 कितना है सर जी, -7। सर जी अब देखिए क्या करता है आपका भाई, आपका भाई है यो। तो अब A1/A2 = 3/2 हो जाएगी, B1/B2 बराबर कितनी हो जाएगी, 2/-3। बस क्यों मैं आगे बढ़ूँ, बढ़ के क्या होगा? सर दोनों बराबर नहीं है। सर दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। सर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। सर रेखाएं प्रतिच्छेदी है। क्या है? रेखाएं प्रतिच्छेदी है। सर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो संगत या असंगत? सर जी संगत। वेरी गुड। तो मैं कहूँगा अतः रेखाएं क्या है बच्चों, रेखाएं, अच्छा सॉरी, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेदी हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो क्या होंगी, तो हल क्या होंगी, तो हल संगत है। बस मुझे यही जानना था।
बस मुझे यही जानना था और मैं ऐसे ही बनाऊंगा और परीक्षा में आपको भी ऐसे ही बनाना है, एकदम क्लीननेस और शार्पनेस तरीका से, भीड़ से अलग दिखना है, तो चीज़ें अच्छे ढंग से लिखनी होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं देख लेता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद से बनाओगे। मैं 3 बना रहा हूँ जो कि थोड़ा सा अजीब टाइप का है, जो आपको दिक्कत देगा। 3/2x प्लस 5 बटा कुछ है 5/3y बराबर 7, ठीक है। और एक और दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14, 9x माइनस 10y बराबर में 14। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद से बनाओगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि भाई आंसर आपका क्या आया है। तो ये था 1 और ये है 2। देखो बच्चों, इसे मैं ना ब्लैक पेन से बनाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पर a1 कितना है तुम ही लोग बताओ a1 कितना है। सर a1 3/2 है, बिल्कुल सही। b1 कितना है सर 5/3। c1 कितना है सर -7। इसको इधर ले आ रहा हूँ। a2 कितना है बताओ 9 है। b2 कितना है बताओ -10 है। c2 कितना है सर -14। सर देखने से ही हमको कुछ अजीब लग रहा है। सर क्या अजीब लग रहा है सर, ये देखिए ना सर जी, यहाँ पर ना हमको करना पड़ेगा क्या, हमको करना पड़ेगा तुलना में क्या होगा सर जी, 3/2 को 9 से भाग देना होगा। सर जी आज तक तो हमने ऐसा भाग दिया ही नहीं, अब क्या करें। अब तुम क्या करोगे, तुम करोगे 3/2 और ये जो बड़का बट्टा है इसको लिखोगे भागा, और ये क्या है 9। यही तो चीज़ है सर जी, बचपने में सीखे सर जी 4/2 यानी कि 4/2। सर जी 9/6 यानी कि 9/6 बचपने में सीखे। तो बस 3/1/2 भागा 9 है, तो 3/2 भागा क्या हो जाएगा 9। अब बस 3/2 गुना में 1/9 होता है, 3 से 3 मारो गोली 1/6 आ गया। अब b1/b2 को देखो, 5/3 बटा में -10 यानी कि 5/3 भागा -10। यस और नो मित्रों, यस सर। बस तो तुम देखो ना 5/3 गुना में 1/-10 मारो गोली 1/-6 ना सर जी। ऐसे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे सर जी, दोनों बराबर नहीं है, ई प्लस का ही माइनस का है सर जी, बेईमानी हो जाएगा। तो हम कहेंगे कहेंगे चूंकि क्या बच्चों a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर द आंसर इज संगत या असंगत। सर जी संगत क्यों, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक हल करेंगे, और जहां पर एक या अनेक हल हो तो संगत होती है। तो मैं कहूंगा अतः रेखाएं क्या होंगी मित्रों, रेखाएं शायद आपको दिख रही होंगी, रेखाएं संगत होंगी। सॉरी, रेखाएं संगत मैंने लिख दिया, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और बच्चों जैसे ही रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो हल क्या हो जाएंगे, तो हल संगत होंगे। तो ये रहा आपका तीसरा का आंसर, बहुत इजी तरीके से। मैंने देखा कि भाई ये भिन्न वाला है तो बता देना चाहिए, और कितना हल्का है। बच्चे यहाँ फंसते हैं, तुम यहाँ ध्यान देना, जरूर यहाँ ध्यान देना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लगा, शायद एग्जाम में घुस जाए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चौथा नहीं करूँगा, पूछो क्यों। चौथा इजी है, तुम खुद से करो चौथा। अभी पॉज करो वीडियो और खुद से करो। मैं इधर मिटा रहा हूँ और मैं चौथा अभी जस्ट बना रहा हूँ बिना वीडियो पॉज किए हुए। जल्दी से करो, जल्दी से करके मुझे कमेंट में बताओ कि भाई आंसर आया है कि नहीं। आइए 5वां नंबर सवाल का इंजाम करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 4/3x प्लस में 2y बराबर में 8। मैं थोड़ा तेज में बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं, और जब आप चीज़ों को समझ चुके हैं तो आपकी प्रैक्टिस मजबूत होनी चाहिए, तो थोड़ी सी धांकर तरीके से। और कैसी लग रही है वीडियो थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। आइए देखते हैं। मैं कहूँगा क्या, मैं कहूँगा दिया है। परीक्षा में आपको ज़रूर लिखना है बच्चों, दिया है। और दिया है उसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण। मैं इसी पेन का यूज़ कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3y बराबर में 12। अब क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा अब तुलना करना भाई। अच्छा सॉरी, मैंने तो अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 नहीं निकाला। तो मैं लिखूँगा a1 कितना है बच्चों 4/3, b1 कितना है बच्चों 2, c1 कितना है बच्चों -8, a2 कितना है बच्चों 2, b2 कितना है बच्चों 3, और c2 कितना है बच्चों -12। तुम कहोगे माइनस कहाँ से ले आ रहे हैं सर जी। बच्चों मैंने जस्ट ही बताया कि मैं इसको इस रूप में लिखूंगा, व्यापक रूप में। इसको जब व्यापक रूप में लिखते हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो 4/3x प्लस 2y, और ये 8 इधर आएगा तो -0, और c1 यानी कि अचर पद, पहले समीकरण का -8, 12 भी इधर को आएगा तो -12, तो मैं -12 लिखा हूँ। चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब करेंगे अपन लोग तुलना।
जो कि मेरे पिताजी हर वक्त किए करते हैं किसके, दूसरे के पिताजी से। और आपको भी ऐसी होती होगी कि उनके बेटे ऐसे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहा है, तुम फोकस करो, ये करो, वो करो, और तुम्हारा दिमाग हैंग, और तुम कहते हो कि घर खराब है, बाहर जाना चाहिए हमको, ऐसा नहीं करना। पिताजी अच्छे बात के लिए कहते हैं ताकि तुम मोटिवेट रहो बच्चों। बस इसको ऐसे विधि से करेंगे। अब ऐसे विधि से करेंगे तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैंने कर दिया। अब तुम तो छोटे बच्चे हो नहीं, बस तुमको क्या करना है, ये नीचे जो भी 2 दिख रहा है वो क्या होता है, वो नीचे में गुना होता है। देखो ये 10 था तो ये नीचे में ही गुना हुआ है, भले ही कटा है लेकिन इससे इसको गुना कर सकते थे। यहाँ भी तुम्हें वही करना है, बस 4/6 इसको लिख दो। अब कैसे आया वो तुम जानो नहीं। 4/3 भागा 2 तो 4/3 गुना में 1/2 तो 4/6 काटो तो 2/3। B1/B2 भी 2/3। अरे सर बल्ले बल्ले दोनों सेम है। C1/C2 देखो तो सर ये हो जाएगा 4 दूनी 8, सर 3 नू बराबर। अब 3 नू बराबर तो क्या हो गया, तो चूंकि सर जी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और ये बराबर है C1/C2 के। सर जी अभी आपने बताया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सर जी तीनों बराबर, यानी कि रेखाएं होंगी संपाती रेखाएं हैं, और संपाती रेखाएं हैं अतः क्या होंगे, हल संगत होंगे। क्यों होंगे सर, संपाती रेखाएं में रेखाएं एक के ऊपर एक होती है कुछ इस प्रकार से, तो रेखाएं संगत ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है। बिल्कुल सर, अगर यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 और वो बराबर C1/C2 के नहीं रहता तो रेखाएं रेल की पटरी के जैसी रहती, यानी कि हल नहीं आते। हल क्यों नहीं आते, क्योंकि कटते नहीं रेखाएं कटेंगे नहीं तो हल कहाँ से आएंगे, समझे छीनू भाई। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।